हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। तो इस सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, इसको समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो भी समझेंगे। तो पहले स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार पहले ये देख लेते हैं। देखिए, पहले हम स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स है क्या, हमारी लाइफ में क्या रोल है स्टैटिस्टिक्स का, इसे देखेंगे। उसके बाद मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये तीनों टूल का क्या यूज़ है और इन तीनों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे देखेंगे। अगला है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, इसका क्या यूज़ है हमारी लाइफ में या स्टैटिस्टिक्स में क्या यूज़ है, इसको समझेंगे। ठीक है। वेरिएंस क्या होता है, इसको भी समझेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये चारों टॉपिक्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन होते हैं। इनको हम सोल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे इन चारों टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये हम इस सेशन में समझेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक है क्या, स्टैटिस्टिक्स क्या है। देखिए, स्टैटिस्टिक एक प्रोसेस है डाटा को कलेक्ट करने का, डाटा को कलेक्ट करने के बाद डाटा को प्रेजेंट करने का, और उसके बाद, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया, डाटा प्रेजेंट किया, उसके बाद जो डाटा हमने हमारे प्रेजेंट किया है, ठीक है, जो डाटा प्रेजेंट किया उसको समराइज करना। मतलब ये डाटा क्या कहता है, इस डाटा के ऊपर कंक्लूजन बनाना। तो कंक्लूजन किन तरीकों से बना सकते हैं, एवरेज या मीन, मीडियन कैलकुलेट करके या मोड कैलकुलेट करके। ठीक है। तो ये तीनों टूल्स, डाटा को समराइज करने के ये तीनों टूल्स जो हैं, मीन, मीडियन, मोड, ये हम इस सेशन में समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स में मेन जो एलिमेंट है वो डाटा है। डाटा कलेक्ट करते हैं, तो डाटा जो हमारे पास आया वो दो तरीके का हो सकता है, या तो डाटा अनग्रुप किया हुआ है या फिर डाटा को ग्रुप किया हुआ है। ठीक है। तो डाटा जो है स्टैटिस्टिक्स में ये दो टाइप का हो सकता है, या तो डाटा अनग्रुप्ड होगा या फिर डाटा ग्रुप होगा। अनग्रुप डाटा दो टाइप का हो सकता है, या तो डाटा रॉ डाटा होगा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रॉ डेटा क्या है और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा ये क्या है, ये हम अभी समझने वाले हैं। ठीक है। अनग्रुप डाटा क्या होता है पहले ये देखते हैं। अनग्रुप डाटा मतलब नाम से ही पता लगता है, मतलब वो डेटा जिसकी ग्रुपिंग नहीं की हो। ठीक है। ऐसा डेटा जिसकी ग्रुपिंग ना की हो उसे हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं। तो ये अनग्रुप डाटा पहली कैटेगरी। ठीक है। अनग्रुप डाटा का पहला कैटेगरी जो है रे डेटा है। रो डेटा क्या होता है, रो डेटा मतलब वो डेटा जिसको ऑर्गेनाइज ना किया हो। ठीक है। मतलब जैसे आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, आपने कोई 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इकट्ठे किए, आपने कुछ अरेंजमेंट नहीं किया, आपने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, जैसे आपने डाटा कलेक्ट किया आपने वैसे ही पेश कर दिया। मतलब जैसे डेटा आपको मिलता है उसे आप वैसे ही पेश कर दो, बिना किसी अरेंजमेंट के। मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किए हुए आप वैसे ही पेश कर दो जैसे आपको डेटा मिला है। उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, उस डेटा को हम रो डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो रो डेटा अनग्रुप डाटा है। रो डेटा अनग्रुप डाटा क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो कि डेटा की ग्रुपिंग नहीं की हुई है ना, डेटा को किसी ग्रुप में नहीं किया हुआ, कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई डेटा की, तो ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है। तो अनग्रुप डेटा का फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली, रो डेटा। रो डेटा क्या है आपको पता चल गया। और देखिए, रो डेटा में जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी डेटा आपको मिलता है उसके हर एक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेटा टेबल में जो भी एलिमेंट होते हैं उसे हम डेटा पॉइंट्स बोलते हैं। डेटा पॉइंट्स
या फिर डेटा ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं या फिर डेटा ऑब्जर्वेशन, एक ही बात है ये। तो फर्स्ट अनग्रुप डेटा हमने डिस्कस कर लिया, रो डेटा क्या होता है आपको पता चल गया। देखिए, अगर अब हम अनग्रुप डेटा का दूसरा टाइप डिस्कस कर रहे हैं, अनग्रुप डेटा का दूसरा टाइप हो सकता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। ठीक है, तो इस टाइप के डेटा में क्या होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखिए आपने रो डेटा देखा था, रो डेटा में अगर आप देखें ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, इन एलिमेंट्स में आप देखो 53 4 बार है। ठीक है, 53 4 बार है। तो अब हर आइटम को अलग अलग लिखने की बजाय, ठीक है, हर आइटम को अलग अलग लिखने की बजाय अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दें, ठीक है, मतलब हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है उसको अलग से लिख दें कि 53 मान लो 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 बार लिख दिया हमने, 64 अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हर एक डेटा एलिमेंट को या फिर हर डाटा पॉइंट्स को उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर लिख दें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस बेस पर हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें डेटा का, है ना, कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस तरह से हम डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें या फिर ऐसा टेबल बना लें, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट का मतलब सिंगल। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हर एक सिंगल डेटा, डिस्क्रीट मतलब सिंगल, हर सिंगल डेटा कितनी फ्रीक्वेंसी से है। ठीक है, हर सिंगल डेटा कितनी फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से अगर डेटा बना लें तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डेटा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, ये भी अनग्रुप डेटा का टाइप है। ठीक है, तो ये भी अनग्रुप डेटा ही है एक तरह का, क्योंकि आप देख सकते हो कि डेटा की ग्रुपिंग नहीं की हुई। ठीक है ना, डेटा की ग्रुपिंग नहीं की हुई, तो ये डेटा भी क्या है, अनग्रुप डेटा है। अब देखिए अगला डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा वो डेटा होता है जिसमें डेटा जो है, ठीक है, डेटा सिंगल नहीं होता, उसकी रेंज होती है। जैसे आप देख सकते हो कि यहां पर मार्क्स की रेंज दी हुई है 45 से 55। ठीक है, तो रेंज दी हुई है, डेटा नहीं दी हुआ। हालांकि हम डेटा निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है ये रेंज दी हुई है, इसलिए कंटिन्यूअस बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि सिंगल नहीं है, यहां डेटा कंटिन्यूअसली दिया हुआ, तो इसलिए इस टाइप के डेटा को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के डेटा को हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। और क्योंकि ये ग्रुप किया हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हो कि ये रेंज बनाई हुई है डेटा की, तो इसलिए क्योंकि ग्रुप किया हुआ है तो इस टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप के डेटा को हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो अब देखिए यहां पर जो रेंज दी हुई है इससे आप एक सिंगल एलिमेंट निकाल सकते हो। इस रेंज से एक सिंगल डेटा कैसे लिखोगे आप, इस रेंज के लिए एक सिंगल डेटा आप कैसे लिखोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लेकर। जैसे आप देख लो कि ये रेंज है, ये लोअर रेंज और हाई रेंज दोनों का मिड पॉइंट आप ले लो, है ना, लोअर रेंज और हाई रेंज, इसका मिड पॉइंट ले लो, तो ये क्या होता है, ये सिंगल डेटा आपके पास मिल जाएगा। ऐसे यहां पर भी तो रेंज का मिड पॉइंट ले लो, वो आपका डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेटा कैसे दिखाते हैं आपको पता चल गया। तो स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में सबसे मेन चीज क्या है,
स्टैटिस्टिक्स में सबसे मेन चीज डेटा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे मेन चीज डेटा है। डेटा को हमने समझ लिया। डेटा कितने टाइप का हो सकता है? अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में कौन से दो डेटा होते हैं? रो डेटा और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हमने समझ लिया क्या होते हैं डेटा। ऐसे ही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा क्या होता है, जिसे हम ग्रुप डाटा भी बोलते हैं, तो ये भी हम समझ चुके हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में जो मेन पार्ट है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जो मेन एलिमेंट है डेटा, वो कितने टाइप का हो सकता है ये आप देख चुके हो। अब हम बात करते हैं डेटा को समराइज करने के टूल को। अगर डेटा को समराइज करने के जो टूल्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। अब इसे इन टूल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेटा समराइज के जो टूल्स हैं, इन टूल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसे हम समझेंगे। तो पहले मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है? देखिए, मीन सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स में एवरेज निकालना, ठीक है। मीन का मतलब है अगर आपके पास कुछ डेटा है, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं आपके पास, या फिर कुछ डेटा ऑब्जर्वेशंस हैं, उन सब डेटा ऑब्जर्वेशन की अगर आप एवरेज निकाल दो, ठीक है, डेटा ऑब्जर्वेशन या डेटा पॉइंट्स की अगर आप एवरेज निकाल दो, उसे मीन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट टाइप के डेटा की, मतलब रो डेटा के केस में मीन कैसे निकलता है उसे देखते हैं। तो हम पहली कैटेगरी जो अनग्रुप डेटा है, ठीक है, मतलब रो डेटा के केस में देख रहे हैं कि मीन कैसे निकलता है। तो देखिए, रो डेटा अगर आपको दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे डाटा आया उसे वैसे लिख लिया। तो रो डेटा हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, हमने मार्क्स का मीन निकालना है। मार्क्स का मीन निकालना मतलब मार्क्स की एवरेज निकालनी है। कैसे निकलेगी ये एवरेज? आपको पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास जितने डाटा हैं, ठीक है, जितने डेटा पॉइंट्स हैं उनका सम कर दो आप, ठीक है। जितने डेटा पॉइंट्स हैं प्लस इन सब डेटा पॉइंट्स का सम कर दो, डिवाइडेड बाय जितने डेटा पॉइंट्स हैं। कितने कितने स्टूडेंट्स का डाटा है? ये 10 स्टूडेंट्स का डाटा है। तो 10 से डिवाइड कर दें तो पूरे डेटा की, मतलब मार्क्स की अपने को एवरेज मिल जाएगी, या फिर बोले मार्क्स का अपने को मीन मिल जाएगा। तो ये तो एक सिंपल फॉर्मूला है मीन को कैलकुलेट करने का। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए पहली बात तो मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं। मीन या फिर एवरेज वैल्यू को आप एक्स बार से दिखाते हैं। ये आपके एक्स हैं, ठीक है, ये क्या है? एक्स। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो ऐसे करके ये xn तक है, ठीक है। तो ये हमारे, तो कहने का मतलब इन्हें हम xi दिखा दें। ये क्या है? xi। इसमें i की वैल्यू आप पुट करते जाओ। ये i1 है, i इक्वल टू 2 मतलब x2, i इक्वल टू 3 मतलब x3, i इक्वल टू 4 मतलब x4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे xi है आपके पास, xi का सम करना है आपको, ठीक है। ये जितने डेटा पॉइंट्स हैं ये हमारे xi हैं, ठीक है। ये जितने डेटा है हमारे पास ये xi है। xi का समेशन, क्योंकि आपको पता है एवरेज या मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम डेटा पॉइंट्स का सम करते हैं, ठीक है। जितने डेटा हैं उनका सम करना है, तो मतलब xi का सम करते हैं। xi का समेशन इसलिए दिखाया हुआ है। और i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, ठीक है। तो हम मीन को हम x बार से दिखाते हैं, ठीक है। मीन को हम x बार से दिखाते हैं। और फॉर्मूला क्या है मीन का? आपको पता चल गया। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? समेशन xi। i की वैल्यू कहां से है? i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ठीक है। मतलब चेंज करते जाओ, i की वैल्यू चेंज करते जाओ और सब x का सम कर दो, ठीक है।
1 से लेकर n तक, इन सब का सम करना है अपने को, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो ऐसे हम मीन निकालते हैं या फिर मीन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो रो डेटा में आपको मीन कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता चल गया। अब देखिए, अब हम अनग्रुप्ड क्या, ठीक है, अनग्रुप्ड कैटेगरी की दूसरे टाइप की डाटा की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप मीन कैसे निकालोगे? देखिए, जैसे हमारा अगर रो डेटा था, रो डेटा के केस में आपको क्या करना था? रो डेटा के केस में आपको डेटा का सम करना था डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब इस टाइप के डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप मीन कैसे निकालोगे? आपको क्या करना है, ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं, है ना, हर एक डेटा आपको दिया हुआ है, डेटा को हम xi से दिखाते हैं। ठीक है, डेटा को हम किससे दिखाते हैं? डेटा को हम xi से दिखाते हैं। तो ये सारे xi दिए हुए हैं और हर xi या फिर बोले हर डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने यहां पर दी हुई है। ठीक है, तो मतलब 53 अगर 4 बार है, 53 4 बार लिखने के बजाय हम क्या लिख रहे हैं? 53 4 बार लिखने के बजाय हम क्या लिख रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि हर डाटा कितनी बार रिपीट हो रखा है, हम इसकी टेबल अलग से, कॉलम अलग से बना रहे हैं। ठीक है, तो ये fi का कॉलम है जो बता रहा है कि हर आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला कॉलम क्या है? ये वाला कॉलम है fi xi। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने डेटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को डेटा से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है? फ्रीक्वेंसी को डाटा से मल्टीप्लाई इसलिए किया है कि जितने डेटा हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने करना क्या होता है, हमने डेटा का सम करना होता है ना, जितने डेटा है सबका सम करना है एवरेज निकालने के लिए। तो डेटा जितने हैं सबका सम करना है और ये डेटा 4 बार रिपीट हो रहा है, ये डेटा 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इन सब डेटा का सम क्या होगा? अगर 53 4 बार है तो इन सब का सम क्या होगा? 53 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, 53 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन सब 4 आइटम्स का सम निकल आएगा यहां पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डेटा जितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब जिस डेटा की जितनी फ्रीक्वेंसी है, डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डेटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो उस सब डेटा का आपको सम मिल जाएगा, है ना। तो ये पूरा कॉलम आपको क्या है, ये इस पूरे कॉलम को हम क्या बोलते हैं? fi xi। ठीक है, तो fi xi का जो पूरा कॉलम है ना, इस पूरे कॉलम को अगर सम कर दें, इस पूरे कॉलम का जो सम है इसे हम क्या बोलते हैं? fi xi का सम। तो देखिए इस तरह के डेटा में, ठीक है, इस तरह के डेटा में हम xi का सम नहीं करेंगे, हम fi xi का सम करेंगे। ठीक है, इस तरह के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम fi xi का सम करेंगे। ठीक है, fi xi का सम करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कैसे पता लगेगा? अगर डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, डेटा की जितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, इन सब फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड कर दो, है ना, इन सब फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दो या फिर सम कर दो तो ये आपका n है। ठीक है, और डेटा का सम कैसे मिलेगा? डेटा का सम आपको कैसे मिलेगा? जितने fi xi है, ठीक है, जितने fi xi जो हमने यहां लिखे हैं, है ना, इन सब का सम कर दो यहां पर, तो ये आपका क्या है? ये आपका fi xi का सम है। ठीक है, तो fi x का सम मतलब 657 है। ठीक है, इस पूरे डेटा का सम क्या है? 657। तो मतलब सारे डेटा का सम हमने यहां लिख दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? अगर आप देखो कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप fi का सम करेंगे। ठीक है, fi का सम कितना है? 10 है। fi का सम 10 है ना, तो हमने 10 लिख दिया, तो मीन हमारा निकल आया 65.7। ठीक है, तो ये हमारा मीन है। तो मीन कैसे निकलता है आपको पता चल गया। रो डेटा के केस में हमने देख लिया कैसे मीन निकलता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन कैसे निकलता है ये भी देख लिया।
देखिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के डेटा के केस में आप मीन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो मतलब अगर डेटा की रेंज दी हुई हो, ठीक है, डेटा की रेंज दी हुई हो, इस टाइप के डेटा में आप मीन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए पहले तो आपको ये टेबल दी होगी, मतलब डेटा की रेंज दी हुई है या फिर बोले मार्क्स की रेंज दी हुई है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ये रेंज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रेंज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रेंज इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो हर रेंज की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ऐसे केस में मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस केस में भी फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, इस केस में भी फॉर्मूला आपका यही लगने वाला है, मतलब समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ठीक है, तो जो हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन निकालना सीखा है, वही फॉर्मूला आपको यहां देखने को मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें ये टेबल दी हुई है, इस टेबल पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर अपने को एक्स आई तो नहीं दिया हुआ, एक्स आई नहीं दिया तो एफ आई एक्स आई का टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा फिर। तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, ठीक है, इस टेबल पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम इस टेबल को इस टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए हमें रेंज दी हुई है, हमें डेटा की रेंज दी हुई है, तो इस डेटा की रेंज से आप एक्स आई निकाल सकते हो। इस डेटा की रेंज से एक्स आई कैसे बनाओगे, आप रेंज का मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, रेंज का मिड पॉइंट जो लोगे वही उस रेंज का एक्स आई होगा। ठीक है, रेंज का जो मिड पॉइंट होगा वही उस रेंज का एक्स आई होगा। अब इस रेंज का मिड पॉइंट क्या है, 60 है, तो 60 हो गया। ठीक है, ऐसे इस रेंज का मिड पॉइंट 70 है, 70 हो गया। तो रेंज का मिड पॉइंट निकाल कर आप एक्स आई लिख दोगे। तो अगर आपके पास एक्स आई आ गया, आपके पास एक्स आई आ गया, तो फिर एफ आई एक्स आई का कॉलम बन जाएगा, है ना, एफ आई एक्स आई का कॉलम बन जाएगा ऐसे। तो हर डेटा का एफ आई एक्स आई लिख कर यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका ये आपका क्या है, एफ आई एक्स आई का सम है। ठीक है, तो एफ आई एक्स का सम है, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो एफ आई एक्स सम, ठीक है, एफ आई एक्स का जो सम है इसकी वैल्यू क्या है, 630। ठीक है, ऐसे ही एफ आई का जो सम है ये क्या है, समेशन एफ आई। ठीक है, तो एफ आई का जो सम है वो क्या है, 10 है, तो यहां पर हम 10 लिख देंगे। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, 63.0। ठीक है, 63 आया। तो हमने कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी हमने मीन निकालना सीख लिया। अब हम बात करते हैं डेटा को समराइज करने के दूसरे टूल की, जिसका नाम है मीडियन। तो मीडियन क्या है, देखिए पहले हम रो डेटा के केस में मीडियन की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं सब। अब ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, इन सब का जो मिडिल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इन सब डेटा पॉइंट्स में जो मिडिल डेटा पॉइंट है उसे हम मीडियन बोलेंगे। ठीक है, तो अब मिडिल डेटा पॉइंट आप कैसे दे सकते हो। देखिए ये 9 स्टूडेंट्स हैं, उनके डेटा पॉइंट्स हैं, तो मिडिल डेटा पॉइंट क्या होगा। देखिए मिडिल डेटा पॉइंट या फिर मीडियन, है ना, मीडियन मतलब मिडिल डेटा। तो मिडिल डेटा कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या फॉर्मूला है, n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो n+1 करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। तो जैसे 9 स्टूडेंट्स हमारे पास, 9 स्टूडेंट्स हैं, 9+1 डिवाइड बाय 2, तो ये 5 आता है।
तो मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फिफ्थ जो डेटा ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन होगा। तो अब देखिए यहां से 1 2 3 4 5, तो मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब है मीडियन। तो मीडियन क्या है इस केस में? 64, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मीडियन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, या फिर बोले मिडिल ऑब्जर्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, या तो ये फॉर्मूला लगाकर आपने कैलकुलेट किया है ना, ये फॉर्मूला लगाकर आप कैलकुलेट आपने किया है, लेकिन आप अगर ओड नंबर्स हैं, ठीक है, अगर ये ओड नंबर हैं तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। ये ओड नंबर है, 9 है, 9 क्या ओड है, तो ओड नंबर के केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए ओड नंबर के केस में आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो मिडिल ऑब्जर्वेशन। ओड नंबर के केस में आप इस फॉर्मूला के बगैर भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 है तो 4 यहां पर, 4 यहां पर, ठीक है। तो 4 ऑब्जर्वेशन ये, 4 ऑब्जर्वेशन ये, तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है? ये ऑब्जर्वेशन मिडिल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ओड के केस में, ओड नंबर के केस में आप मिडिल ऑब्जर्वेशन देखकर भी बता सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला तो ये है, ओड नंबर के केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप बता सकते हो कि मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या है, लेकिन आप देखकर भी बता सकते हो, ठीक है। ओड नंबर के केस में आप देखकर भी बता सकते हो कि मीडियन क्या है। लेकिन देखिए अगर हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स या फिर डेटा, ठीक है, अगर डेटा पॉइंट्स या फिर डेटा ऑब्जर्वेशन इवन है, तो इवन के केस में आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते कि मीडियन क्या होगा या फिर मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या होगी। जैसे अब देखिए ओड के केस में तो हमने क्या किया था, ओड नंबर के केस में हाफ, कुछ यहां हो गए थे, कुछ यहां हो गए थे, तो बीच में आपने मिडिल ऑब्जर्वेशन बता दी थी। लेकिन इवन नंबर के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ डेटा यहां पर, कुछ डेटा यहां पर, और यहां पर आप मिडिल ऑब्जर्वेशन बता दो। तो इवन नंबर के केस में आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने ओड नंबर का केस देखा था, ओड नंबर के केस में आपके पास 2 रास्ते थे, ठीक है। ओड नंबर के केस में आपके पास 2 रास्ते थे, या तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर आप देख भी सकते हो, ठीक है। मिडिल ऑब्जर्वेशन कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, बीच की ऑब्जर्वेशन आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन इवन नंबर के केस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इवन नंबर के केस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप मीडियन बता सकते हो कि मीडियन या फिर मिडिल वैल्यू क्या है, ठीक है, मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या। तो देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है इवन नंबर के केस में, इवन नंबर के केस में फॉर्मूला है n/2 करना है अपने को, और n/2 + 1 करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पर डिवाइड में 2 भी करना है, ठीक है। तो n/2 मतलब देखिए, और आप तो स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब 10/2 है ना, 10/2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, तो मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 64 है मतलब ये, ठीक है, ये क्या है 64। ऐसे ही n/2 + 1 मतलब 10/2 5, 5 + 1 6, तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 68 है। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या है 68, ठीक है। तो 64 और 68 है ना, डिवाइड बाय 2 भी करना है आपको, ठीक है। यहां पर ये लिखा नहीं था, तो डिवाइड में 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये 64 68, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो क्या आंसर आता है इसका 66। तो कहने का मतलब मीडियन की वैल्यू क्या है, इन डेटा ऑब्जर्वेशन की मीडियन की वैल्यू क्या है 66 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप, या फिर इस तरीके से आप डेटा ऑब्जर्वेशन का मीडियन फाइंड आउट करते हो, ठीक है।
बात करते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस के लिए आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको पता है, ये डेटा आपको दिया होता है। ठीक है, डेटा दिया होता है और हर डेटा कितनी फ्रीक्वेंसी से रिपीट हो रहा है वो हमें इस टेबल से, इस कॉलम से पता लगता है। अब देखिए, आपके पास ये दो कॉलम होंगे, ये कॉलम होगा, ये कॉलम होगा। ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉलम किसका है, ये कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिए, आप फ्रीक्वेंसी को जैसे नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करते जाइए। ठीक है, आप देख रहे हो 4 आएगा यहाँ पर, 4 और 2, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी को इकट्ठे करते जाना। ठीक है, क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठे करते जाना। तो फ्रीक्वेंसी को इकट्ठे करते जाना है आपको, है ना, फ्रीक्वेंसी इकट्ठे टोटल करते जाना। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये कॉलम आपका क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। तो देखिए, अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अब ऐसे केस में हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ देखना है। ठीक है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ देखना है और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढना है जिसकी वैल्यू जो है n/2 के इक्वल हो या फिर थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, या तो n/2 के इक्वल हो या फिर n/2 से थोड़ी सी बड़ी हो। तो आप देखें, n/2 क्या मतलब है, n मतलब आपको पता है फ्रीक्वेंसी के केस में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के केस में हम टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, या फिर बोलें टोटल नंबर ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। ठीक है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी हैं उनको ऐड कर दें तो ये क्या है, n है। ठीक है, तो टोटल डाटा ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है। तो n क्या है इस केस में, है ना, तो n 10 है, तो मतलब 10/2 हो गया इस केस में, 10/2 मतलब 5। तो अब देखिए, हम उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को चूज करेंगे जिसकी वैल्यू या तो 5 है या फिर 5 से जस्ट बड़ी है। ठीक है, 5 हो या फिर जस्ट ग्रेटर देन 5। तो 5 तो है नहीं यहां पर, है ना, यहां 5 तो नहीं है, लेकिन 5 से जस्ट बड़ा क्या है, 5 से जस्ट बड़ा 6 है। तो 6 के करस्पॉन्डिंग जो आपका डेटा है, ठीक है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया मेथड क्या है, आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है, तो मीडियन हम बोल सकते हैं कि इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है, 64 है। अब देखिए, अब हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपको रेंज होती है। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ रेंज दी हुई है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप क्या करते हो इस केस में, पहले आप xi फाइंड आउट करते हो, आप पहले xi का कॉलम बनाते हो। xi आपके पास कैसे आते हैं,
आपको रेंज दी होती है, रेंज से xi कैसे निकालते हैं आपको पता है, रेंज का मिड पॉइंट लेकर, ठीक है, रेंज का मिड पॉइंट लेकर ये आपका xi कॉलम बन जाता है, ये कॉलम fi कॉलम है, मतलब कौन सा डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो fi कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम क्या है, ये कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है। आपको बताया अभी पिछले उसमें टॉपिक में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आपको पिछले टॉपिक में समझाया है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ठीक है। तो ऐसे केस में है ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये है। देखिए, इसमें n/2 क्या है, ये वही, इसका तरीका वही है, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम n/2, ठीक है, मतलब हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू n/2 से इक्वल हो या फिर n/2 से जस्ट बड़ी हो, ठीक है। तो n कितना है, आप देख रहे हो कि n कितना है टोटल, आप देखो वहां पर n 10 है, ठीक है। तो 10/2 का तो 5 आता है, यहां पर 5 आप नहीं है, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 देखें, 5 तो नहीं है, लेकिन 5 से जस्ट बड़ा, 5 से जस्ट बड़ा क्या है, 6 है। तो 6 जो है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढ ली, है ना, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरोस्पोंडिंग जो रेंज है, ठीक है, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरोस्पोंडिंग जो डाटा रेंज है, इसे हम मीडियन क्लास बोलते हैं, ठीक है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कोरोस्पोंडिंग जो रेंज दी हुई है, ये हमारी क्या होगी, इसे हम मीडियन क्लास बोलेंगे, ठीक है, इसे हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो अब देखिए, तो मीडियन क्लास आपने सिलेक्ट कर ली, मीडियन क्लास सिलेक्ट कर ली, तो L क्या होगा, L इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, ठीक है, मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है ये L है, ठीक है। तो L मतलब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। n/2 या तो आपको पता चल गया, n/2 मतलब यहाँ n/2 की वैल्यू क्या है, ये n/2 की n मतलब 10 है ना। तो सारी वैल्यूज आप देख लो, h क्या है, जो डाटा रेंज की विड्थ है, ठीक है, जो रेंज है वो h है, ठीक है। तो यहां पर मीडियन क्लास की रेंज कितनी है, मीडियन क्लास की विड्थ कितनी है, h क्या है, ये विड्थ है, ठीक है। तो h हमारे पास 10 है यहां पर। तो अब देखिए, सारी वैल्यू हम एक बार डालें, देखिए अब आपको पता चल गया, L पता चल गया, H पता चल गया, है ना। C क्या है, C है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो आपने चूज की है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने देखी थी क्या थी, वो 6 थी, ठीक है। अब F क्या है, देखिए क्यूमुलेटिव, ये जो C है, C जो है वो फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास के कोरोस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मीडियन क्लास के कोरोस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं C, ठीक है। तो मीडियन क्लास के कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी ये C है। F क्या है, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखिए, ये सारी वैल्यू आप यहां पुट कर दें, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दें, तो मीडियन आ जाएगा हमारा 60। तो आपको पता चल गया कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मोड की। मोड क्या होता है, देखिए आपको जो डेटा ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ठीक है, जितनी डेटा ऑब्जर्वेशन दी हुई है उनमें से वो डेटा पॉइंट या फिर वो डेटा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव है, ठीक है, मतलब वो डेटा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है
उसे हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले रॉ डेटा के केस में देखते हैं, रॉ डेटा के केस में मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें तो सिंपल है, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी रॉ डेटा हमारे पास आया, उसमें आप देखें कौन सा डेटा रिपीट हो रहा है। देखिए कौन सा, इस केस में देखिए कौन सा डेटा सबसे ज्यादा रिपीट है। 85 3 बार है। ठीक है, तो आप देखिए 85 जो है ये 4 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार 85 रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा 85 बार रिपीट हो रहा है ना। 85 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। ठीक है, कहने के मतलब सबसे ज्यादा 85 रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या है फिर 85। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो डेटा पॉइंट जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो आपका मोड होगा। अब बात करते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस केस में मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पता है, मतलब आपको डेटा दिया होगा और वो डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपको दिया जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपको दिखाई दे जाता है ना, आराम से पता चल सकता है आपको कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है बताना कि कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस डेटा में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप आसानी से बता सकते हो कि मोड क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस डेटा की है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है इस डेटा की है। तो मतलब 53 जो है, आप देख रहे हो कि ये डाटा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो इस केस में मोड क्या है, मोड की वैल्यू इस केस में 53 है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पता है, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर आपको डाटा ना दिया हो, है ना, ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां आपको डेटा ना दिया हो, आपको डेटा की रेंज दी हो। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि आपको रेंज दी होती है, आप डेटा यहां से निकालते हो। ठीक है, डेटा रेंज दी होती है, वहां से आप एक्सआई फाइंड आउट करते हो। तो मतलब रेंज दी हो, इस तरह के डेटा में आप मोड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आप क्या करते हो, एक्सआई का कॉलम बनाते हो, एफआई दिया होता है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल होती है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। तो ऐसे केस में मोड कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केस में मोड निकालने का फॉर्मूला ये है। इसमें कौन सी चीज क्या है अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए पहले एक बात करते हैं, ए क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अब मॉडल क्लास क्या है, मॉडल क्लास कौन सी क्लास मॉडल क्लास है। देखिए आपको पता है कि मोड क्या होता है आपको पता है, मोड होता है कि वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। और ये हम कहां देखते हैं, हम फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बताती है कि कौन सा डेटा मोड है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है। तो ये जो रेंज है, ठीक है, ये डेटा रेंज, इसे हम मॉडल क्लास बोलेंगे। ठीक है, इस डेटा रेंज को हम क्या बोलेंगे, इस डेटा रेंज को हम मॉडल क्लास बोलेंगे। तो ये तो मॉडल क्लास होगी, और ए क्या होगा फिर, ये मॉडल क्लास है, तो ए हमारा क्या है, मतलब 55। ठीक है, ए क्या है हमारा 55 है। एफएम क्या है, एफएम जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, आप देख रहे हो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। तो मतलब एफएम क्या है इस केस में, एफएम 5 है। एफएम -1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है
उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी। तो FM-1 क्या होगा, मतलब FM-1 जो है 4 होगा। ठीक है, तो अब सारी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। H क्या होगा फिर? H है हमारा ये जो मॉडल क्लास है, जो क्लास की विड्थ है, ठीक है, जो रेंज दी हुई है उनकी जो विड्थ है या फिर साइज जो है वो हमारा H है। तो H कितना है हमारा? 10 है। ठीक है, FM+1 क्या है? FM+1 मतलब जो मैक्सी फ्रीक्वेंसी है उसकी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो FM+1 है। ठीक है, तो FM+1 क्या है इस केस में? 1। तो सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, है ना। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दी हमने। इसे कैलकुलेट करें तो मोड कितना आता है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, इस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का मोड हमारा 57 है। तो आपको पता चल गया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मोड कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं डेटा डिस्पर्शन की। डेटा डिस्पर्शन क्या होता है? देखिए, डेटा डिस्पर्शन को समझने के लिए हम ये सिनारियो को देखते हैं। इस सिनारियो में क्या है कि दो बैट्समैन हैं, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। अब देखिए, ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट है जिसमें बैट्समैन ए ने, अगर इसके डेटा देखो आप, फर्स्ट मैच में 20 स्कोर करता है बैट्समैन ए, सेकंड मैच में 30 स्कोर करता है, थर्ड मैच में 40 स्कोर करता है, अगले मैच में 60 और नेक्स्ट मैच में 100 स्कोर कर रहा है। ठीक है, तो अब इन सब का अगर एवरेज निकालें, ठीक है, जितना स्कोर बैट्समैन ए ने क्रिएट बनाया, ये 5 इनिंग में बैट्समैन ए ने जो स्कोर बनाया उसकी अगर मीन या फिर एवरेज वैल्यू देखें तो बैट्समैन ए ने 50 रन की एवरेज से स्कोर किए। ठीक है, अब बैट्समैन बी का अगर रिकॉर्ड देखें इसी टूर्नामेंट में, ठीक है, सेम टूर्नामेंट में अगर आप देखें कि फर्स्ट मैच में 35, 40, थर्ड मैच में 50, नेक्स्ट मैच में 60 और नेक्स्ट मैच में 65, तो आप देख रहे हो कि बैट्समैन बी जो है, ठीक है, बैट्समैन बी की जो एवरेज स्कोर है वो यहां भी 50 है। ठीक है, बैट्समैन ए का एवरेज भी 50 था, बैट्समैन बी का एवरेज भी 50 है, लेकिन आप देख रहे हो कि बैट्समैन बी जो है, बैट्समैन बी ज्यादा कंसिस्टेंट है। ठीक है, बैट्समैन बी कह सकते हैं कि 50 के आसपास रन बना रहा है। ठीक है, एवरेज इसकी भी 50 है, एवरेज इसकी भी 50 है, लेकिन बैट्समैन बी जो है ज्यादा कंसिस्टेंट दिख रहा है अपने को, क्योंकि वो 50 के आसपास बना रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर डाटा जो है, यहां पर डाटा ज्यादा डिस्पर्स है। ठीक है, डिस्पर्स का मतलब होता है वेरिएशन। तो बैट्समैन ए के स्कोर में अगर आप देखो तो ज्यादा वेरिएशन है, और बैट्समैन बी के डेटा में अगर देखो तो वेरिएशन कम है बैट्समैन ए के मुकाबले। ठीक है, तो बैट्समैन बी की वेरिएशन कम है बैट्समैन ए के मुकाबले, तो ये कम डिस्पर्स है ना। डिस्पर्स मतलब डाटा कम फैला हुआ है। तो जितना ज्यादा डाटा डिस्पर्स होगा हम बोल सकते हैं कि वो डाटा क्या है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर बोले कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है तो मतलब वेरिएशन ज्यादा है, तभी बोल रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और अगर डिस्पर्स कम है, ठीक है, अगर कम डिस्पर्स है तो मतलब डाटा क्या है, कंसिस्टेंट है या फिर लेस वेरिएशन है। ठीक है, तो डाटा डिस्पर्शन से हमें क्या पता लगता है? डाटा डिस्पर्शन से हमें पता लगता है कि कौन सा डाटा ज्यादा कंसिस्टेंट है एक दूसरे के मुकाबले। ठीक है, जिसमें डाटा डिस्पर्शन ज्यादा होगा मतलब डाटा इनकंसिस्टेंसी ज्यादा है। जो डाटा कम डिस्पर्स होगा मतलब वो डाटा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो डाटा डिस्पर्शन क्या होता है आपको पता चल गया। डाटा डिस्पर्शन से अपने को डाटा की कंसिस्टेंसी पता लगती है
कि कौन सा डाटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है और कौन सा ज़्यादा कम कम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अब डाटा डिस्पर्शन को मेजर करने के टूल है हमारे पास। डाटा डिस्पर्शन को मेजर करने के टूल जो है हमारे पास, पहला टूल है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, इसे हम अभी समझने वाले हैं। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बाद आता है वेरिएंस। तो ये तीनों टूल जो हैं, ये तीनों टूल डाटा की डिस्पर्शन को मेजर करते हैं। ठीक है, ये तीनों टूल डाटा कितना डिस्पर्स है उसे मेजर करेंगे। तो पहले मीन डेविएशन को देखते हैं कि मीन डेविएशन क्या बोलता है। देखिए, नाम से पता लगता है मीन डेविएशन का मतलब है डेविएशन का मीन। ठीक है, तो मतलब जो भी डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, डाटा की कितनी डेविएशन है उसका अगर मीन कैलकुलेट करें या फिर एवरेज कैलकुलेट करें तो उस डेविएशन को बोलते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन दो टाइप का हो सकता है। मीन डेविएशंस अबाउट मीन, मतलब डाटाज की मीन से जो डेविएशन है, ठीक है, डाटाज की मीन से जो डेविएशन है उसका मीन। या फिर दूसरा टाइप का डेविएशन हो सकता है डाटा की मीडियन से जो डेविएशन है। ठीक है, डाटा की मीडियन से जो डेविएशन है उनका मीन। तो मीन डेविएशन दो टाइप का हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो पहले हम मीन डेविएशन अबाउट मीन को देखते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये डाटा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये डाटा ऑब्जर्वेशन या बोले डाटा पॉइंट्स हमारे पास। अब इन डाटा ऑब्जर्वेशंस का मीन अगर मान लें, इन डाटा ऑब्जर्वेशन का मीन अगर मानने की x बार है। ठीक है, आपको पता है मीन को हम x बार से दिखाते हैं, है ना। जो डाटा ऑब्जर्वेशन है उनका मीन हम कैसे दिखाते हैं, x बार से। ठीक है, तो ये x एटम है, x n तक आइटम है अपने पास। ठीक है, तो ये x n तक हमारे डाटाज हैं, उनका मीन x बार है। तो अब हर डेटा का ये जो xi है, ये क्या है, xi, मतलब i कहां से कहां तक है, i हमारा 1 से लेकर n तक है। ठीक है, तो जितने xi हैं ये, ठीक है, ये क्या है, xi। तो जितने xi हैं उनका मीन वैल्यू से डेविएशन है। ठीक है, हर xi आइटम का x बार या फिर मीन से कितना डेविएशन है वो कैसे फाइंड आउट होगा। हम क्या करेंगे, हर एक डाटा पॉइंट को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हर एक डाटा पॉइंट को मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबकी डेविएशन देखेंगे कि हर एक डाटा पॉइंट मीन से कितना डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते जाएंगे, हर एक डेटा पॉइंट की मीन से डेविएशन देख लेंगे, है ना। हर एक डेटा पॉइंट की मीन से डेविएशन देखेंगे और फिर हर एक डेटा की जो डेविएशन है, ठीक है, हर डेटा पॉइंट की जो डेविएशन है मीन से, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट की डेविएशन है, ऐसे ही सेकंड पॉइंट की डेविएशन ये हो जाएगी, ऐसे ही थर्ड पॉइंट की डेविएशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी जो सम है, ठीक है, सब डेटा पॉइंट्स का डेविएशन का जो सम है ना, तो ये हम n डेविएशन, ठीक है, n डेटा पॉइंट्स तक की जो डेविएशन है ये सारी डेविएशन हम सम करेंगे। ठीक है, तो डेविएशन का सम कैसे आएगा, है ना। मीन से जो डेविएशन है उसका मीन निकालना है, तो मीन से जो डेविएशन है उनका सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है,
मतलब मीन से जो डेविएशन है उनका सम तो करना है, मीन से जो डेविएशन है उनका सम तो करना है, लेकिन क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब है आपने सब्ट्रैक्ट तो किया है, आपने सब्ट्रैक्ट तो किया है ना, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि मान लो ये डेविएशन की वैल्यू -4 आई। ठीक है, किसी डेविएशन की प्लस में आएगी, किसी की माइनस में आएगी। तो मान लो ये डेविएशन की वैल्यू -4 आई है। ठीक है, तो हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो माइनस को हम इग्नोर कर देंगे, हम क्या करेंगे, इन डेविएशंस की पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। तो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, है ना, सब डेविएशन की पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए इन डेविएशंस को हम क्या बोलेंगे, इन डेविएशन को एब्सोल्यूट डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, मोड आएगा। ठीक है, इस तरह की वैल्यू को लेने को क्या बोलते हैं, इस तरह की वैल्यू को हम मोड बोलते हैं। ठीक है, तो मोड क्या करता है, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो सभी एब्सोल्यूट डेविएशन का सम करना है अपने को, है ना, सभी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए सभी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, सभी डेविएशंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, सभी डेविएशन जो है उनका सम कर रहे हैं, है ना, सम कर रहे हैं। तो क्योंकि सम कर रहे हैं तो हम सिंबल क्या यूज करेंगे, हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, समेशन कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं, xi, मतलब ये डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो xi, हर एक xi का डेविएशन किससे कर रहे हैं, x बार से कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो आपको पता चल गया आपको क्या करना है, आपको हर एक डेटा पॉइंट का डेविएशन देखना है मीन से या फिर बोले x बार से। ठीक है, हर एक डेटा पॉइंट का डेविएशन देखना है x बार से और सबका सम करना है। ठीक है, सबका सम करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय n करना है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हो अबाउट मीन। ठीक है, एक प्रॉब्लम से आपको इसे करके दिखाते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी है। देखिए ये प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें क्या करना है, इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। ये डाटा पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये डाटा पॉइंट्स या फिर डाटा ऑब्जर्वेशन दी हुई है, इनका हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अबाउट द मीन। ठीक है, ये द, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट होगा, सभी डाटा ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे हम, है ना, सभी डाटा ऑब्जर्वेशन जो है उनका सम करेंगे डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन हैं, ये 8 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 8 से डिवाइड किया तो ये हमारा क्या आया, इन डाटा ऑब्जर्वेशन का मीन आया है। ठीक है, इन डाटा ऑब्जर्वेशन का मीन आया, लेकिन हमें क्या करना है, मीन के अराउंड, ठीक है, इस मीन के अराउंड मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये जो मीन आया है इसके अराउंड मीन डेविएशन फाइंड आउट करनी है। तो इस मीन के अराउंड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस मीन के अराउंड डेविएशन हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, हर डाटा पॉइंट्स की डेविएशन देखेंगे इस मीन से कितनी है ना, हर डाटा पॉइंट की डेविएशन देखेंगे इस मीन से कितनी है। तो देखिए पहली डेविएशन कितनी है, 4 - 10, दूसरी डेविएशन कितनी है, 7 - 10। ठीक है, अगली 8 - 10 होगी डेविएशन, अगली डाटा ऑब्जर्वेशन की डेविएशन 9 - 10, अगली डेविएशन 10 - 10। तो ऐसे आप सारी डेविएशन देख सकते हो, है ना, सारी डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हो एक्स बार से कितनी डेविएशन है। ठीक है, तो हर डाटा पॉइंट की डेविएशन देख लेते हैं, मीन से कितनी डेविएशन है। ठीक है, तो अभी से देखेंगे तो 4 - 10 - 6 आता है,
7 माइनस 10 -3 होता है। तो ऐसे अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी वैल्यूज ये नेगेटिव आ रही है, ठीक है, नेगेटिव आ रही है, ये 0 होगा, आगे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, आपको पता है हमें एब्सोल्यूट डेविएशन लेनी है। हमें क्या करनी है, हमें एब्सोल्यूट डेविएशन लेनी है, मतलब इन सब का मोड अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज का मोड अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए -6 का एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होगा, -6 का एब्सोल्यूट 6, -3 का 3, -2 का 2, ठीक है, -1 का 1। तो ऐसे अपने को एब्सोल्यूट डेविएशन लेनी है। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या करेगा, एब्सोल्यूट डेविएशन नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन हम ले चुके हैं, आपको चल गया पता है ना, एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे लेनी है। अभी मेन डेविएशन कैसे फाइंड आउट होगा, आपको पता है जितनी भी एब्सोल्यूट डेविएशन आई है, ठीक है, जितनी एब्सोल्यूट डेविएशन आई हैं, और ये क्या है, ये इसका एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, सब एब्सोल्यूट डेविएशन का, ठीक है, सब एब्सोल्यूट डेविएशन का अपने को सम करना है। तो कहने का मतलब ये जितने आइटम्स हैं उनका सम करेंगे, है ना, जितने एब्सोल्यूट डेविएशन है उनका सम करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करें अगर आप, सम 24 आता है ना, सारी डाटा ऑब्जर्वेशन का सम 24 है, डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आता है, फिर आंसर हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा के केस में, ठीक है, ग्रुप डाटा या फिर ये ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है। तो ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाता है, उस केस में मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो, तो उस केस में मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो या तो ये वाला लगा लें आप, या फिर ये वाला, ठीक है। तो एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है fi का सम, ठीक है, fi का सम क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो एक ही बात है, तो दोनों फॉर्मूले, तो या तो ये फॉर्मूला लगा लें या फिर ये फॉर्मूला लगा लें। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, जैसे हम x जो डेविएशन थी, ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन का सम करते थे, हमने पिछले टॉपिक में देखा है कि हमने एब्सोल्यूट डेविएशन का सम किया है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको साथ में fi लगा देना है, इसमें आपको साथ में fi लगा देना है। तो आप देख रहे हो कि वही फॉर्मूला है, बस साथ में fi लग गया है, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने पहले देखा है अभी मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने का, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस ये है कि साथ में fi लग गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपकी मीन डेविएशन निकल आएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर xi दिए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, xi दिए हुए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें fi xi फाइंड आउट करना है, ठीक है। fi xi क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें x बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें कि फॉर्मूले में जो है, ठीक है, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें हमें xi माइनस x बार, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, xi माइनस x बार इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो पहले तो हमें x बार फाइंड आउट करना है ना, पहले हमें x बार फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें इस कॉलम की जरूरत है, ठीक है। तो fi xi का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो fi xi का कॉलम हमारे पास आ गया, fi xi का सम करेंगे कितना आया, 350 आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे आती है, fi का सम, ठीक है, fi का सम करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाती है। तो इसे अगर
सोल्व करें तो हमारा मीन क्या आया, मीन हमारा आया था 14। ठीक है, तो ये मीन 14 आया। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है, ये जो एक्स बार आया हमारा, एक्स बार हर आइटम का, ठीक है, हर आइटम का एक्स बार से हम डेविएशन देखेंगे। ठीक है, हर आइटम का एक्स बार जो आया हमारा 14, तो इसकी डेविएशन देखेंगे और वो एब्सोल्यूट लेंगे। ठीक है, तो ये एक्स आई माइनस 14 हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो डेविएशंस आई हैं, उनको हम एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इस कॉलम को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, इस कॉलम को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो सम हमारा क्या आएगा, इसका सम करें तो हमारा 158 आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पूरी वैल्यू ये कितनी है, 158 है। ठीक है, 158 है, डिवाइड बाय एन कितना है, 25। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करें तो क्या आता है, 6.32। तो इस तरीके से आप मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हो मीन के राउंड। देखिए जिस तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीन है, उसी तरीके से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम डाटा ऑब्जर्वेशन का जो डेविएशन है, ठीक है, डाटा ऑब्जर्वेशन डेविएशन है मीडियन के राउंड, डाटा ऑब्जर्वेशन का जो डेविएशन है मीडियन के राउंड, उसका मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सेम मेथड है जो हमने मीन के राउंड किया है, डिफरेंस बस ये है, वहां पर एक्स बार था मतलब मीन था, यहां पर क्या होगा, यहां पर मीडियन होगा। ठीक है, तो और ग्रुप डाटा के केस में क्या होगा, ग्रुप डाटा के केस में वही मेथड फॉलो होगा। हम क्या करेंगे, यहां पर एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए। अब हम बात करते हैं डिस्पर्शन को मेजर करने का जो नेक्स्ट टूल है। ठीक है, डाटा की डेविएशन को मेजर करने का जो नेक्स्ट टूल है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में हम जो डेविएशंस का मीन नहीं कैलकुलेट करेंगे। जैसे मीन डेविएशन में हम क्या करते थे, जो मीन से डेविएशन थी उसका मीन फाइंड आउट करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, हम मीन से जो डेविएशन है, ठीक है, मीन से जो डेविएशन है उसका स्केयर, ठीक है, मतलब डेविएशंस का स्केयर उसका मीन। ठीक है, डेविएशन से जो डेविएशंस का स्केयर का जो मीन है ना, उसका हम स्केयर रूट करेंगे, वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, जैसे आप देखिए जो हमारा मीन डेविएशन था, जो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला था, हमारा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो मतलब हर आइटम का डेविएशन मीन से कितना था, उसका मीन हमने फाइंड आउट किया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो डेविएशन का स्केयर है, ठीक है, डेविएशन का स्केयर है उसका मीन और उसका हम स्केयर रूट ले। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल है, देखिए यहां पर टेबल दी हुई है, ये एक्स आई की टेबल है। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्स बार कैसे फाइंड आउट होगा, एक्स आई आइटम का एक्स बार कैसे निकलता है, सारे एक्स आई का सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 ऑब्जर्वेशन है ना, सम 268 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 है ना, 4 ऑब्जर्वेशन, तो मीन हमारा 67 आया। तो एक्स बार, ठीक है, तो कहने का मतलब हर आइटम की एक्स बार से कितनी डेविएशन है, वो ये कॉलम होगा, है ना, हर आइटम का एक्स बार से कितना डेविएशन है वो ये कॉलम बताएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, ये तो हमारा डेविएशन आया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें इस डेविएशन का स्केयर करना है। ठीक है, जो डेविएशन है उसका स्केयर करेंगे डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 462, ठीक है, तो स्केयर किया हमने, स्केयर का जो कॉलम है इसका सम देखेंगे, ठीक है। तो सम जो है हमारा 462 है, डेविएशन के स्केयर का सम कितना है 462, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है। तो इसका स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आता है 10.74 यूनिट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी कितनी आई, इस डाटा की स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी आई है 10.74 यूनिट। देखिए अब हम बात करते हैं वेरिएंस की, ठीक है। डाटा की डेविएशन को फाइंड आउट करने का ये हमारे पास थर्ड टूल है जिसे हम बोलते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, देखिए वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह है, वेरिएंस भी स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह है। इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें डिफरेंस ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का जो स्केयर था और उसका जो मीन था वहां पर ही स्केयर रूट लगाते थे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर रूट होता था, वेरिएंस में स्केयर रूट नहीं है, ठीक है। देखिए वेरिएंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेबल दी हुई है, टेबल से आप डेविएशन निकालेंगे, टेबल से आप डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, डेविएशन का स्केयर करेंगे, और जो डेविएशन का स्केयर आया है डेविएशन के स्केयर का सम करेंगे, है ना। यहां से आप मीन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो, तो वेरिएंस की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी आई है 115.5 यूनिट स्केयर,